अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी हकीकत पर मबनी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये किस्सा है फिजा का, जो लाहौर की एक 22 साला यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी। फिजा अपनी क्लास की सबसे ज़हीन और खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। उसके लंबे रेशमी बाल और हंसता मुस्कुराता चेहरा हर एक को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेता था। लेकिन 2021 की सर्दियों में उसके साथ जो हुआ, उसने उसे जिंदगी भर के लिए बदल कर रख दिया। फिजा के बड़े भाई की शादी थी, जिसके लिए वो लोग अपने गांव गए, जो कि मरी के करीब एक दूर दराज इलाका था। वहां उनका एक बहुत पुराना और वसीया आबाई घर था। शादी की तैयारियां अपने उरूज पर थीं, लेकिन उस पुराने आबाई घर की दीवारों में एक ऐसी खामोशी बसी थी जो ढोलक की थाप को भी निगल रही थी। ये घर मरी की गहरी खाइयों के करीब एक ऐसे मुकाम पर था जहां सूरज ढलते ही बादल घर के सहन में उतर आते थे। घर के बिल्कुल पीछे सनोबर के दरख्तों का एक ऐसा वसीय जंगल था जो इतना घना था कि दिन में भी वहां रोशनी रास्ता भूल जाती थी। फैजा, जो फितरी तौर पर जरा तन्हाई पसंद थी, नीचे के शोर शराबे से घबराकर अक्सर छत पर चली जाती। वो पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां, जिनसे अजीब सी चरचराहट निकलती थी, उसे छत के उस हिस्से पर ले जाती जहां से सनोबर का जंगल एक काले समंदर की तरह फैला हुआ नजर आता था। एक रात जब पूरा घर थकन से चूर सो चुका था, फिजा छत की मुंडेर पर बैठी ठंडी हवा के झोंकों का लुत्फ ले रही थी। चांद की मध्यम रोशनी ने सनोबर के दरख्तों पर एक चांदी जैसी तह जमा दी थी। अचानक उस पुरसुकून सन्नाटे को एक आवाज ने चीर डाला। छन छन छन। ये पाजेब की आवाज थी। फिजा के कान खड़े हो गए। उसे लगा शायद उसकी छोटी कजन आयजा नीचे सहन में टहल रही है। उसने मुंडेर से नीचे झांका, लेकिन नीचे सिवाय काली परछाइयों के कुछ न था। कौन है आयजा? तुम हो क्या? उसने दबी आवाज में पुकारा, मगर जवाब में सिर्फ हवाओं की साएं साएं आई। वो दोबारा मुड़ी ही थी कि आवाज अब पहले से ज्यादा करीब और वाज़ेह सुनाई दी, जैसे कोई बिल्कुल उसके पीछे छत के दूसरे कोने में पाजेब पहनकर नाच रहा हो। आवाज में एक ऐसी ताल थी जो इंसानी नहीं लगती थी। फिजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नोट किया कि सनोबर के जंगल से आने वाली हवा अचानक बर्फ से ज्यादा ठंडी हो गई है, और उस हवा में चमेली के फूल की बहुत तेज और मदहोश करने वाली खुशबू फैल गई। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। छत के कोने में जहां एक पुरानी चिमनी लगी थी, वहां उसे एक लंबा साया नजर आया। वो साया किसी इंसान का नहीं हो सकता था, क्योंकि उसका कद चिमनी से भी ऊंचा था। वो साया हरकत नहीं कर रहा था, बस साकित खड़ा फिजा को देख रहा था। फिजा की नजरें नीचे उसके पैरों की तरफ गईं। वहां उसे अंधेरे में भी किसी धातु की चमक नजर आई। वो पाजेब थी, लेकिन वो पाजेब किसी औरत के पैर में नहीं, बल्कि हवा में मुअल्लक थी, जैसे कोई नादीदा वजूद उसे फिजा को दिखाने के लिए छनका रहा हो। इसी लम्हे एक जोरदार हवा का झोंका आया, और फिजा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान के बिल्कुल करीब आकर एक लंबी ठंडी सांस भरी हो। वो उल्टे कदमों सीढ़ियों की तरफ भागी, मगर उसे अपने पीछे किसी के भारी कदमों की चाप और वही पाजेब की आवाज सीढ़ियों के दहाने तक सुनाई देती रही। उसी रात फिजा को अपने कमरे में सोने के दौरान महसूस हुआ कि कोई उसके बेड के बिल्कुल सरहाने खड़ा है। उसने डरते हुए आंखें खोली तो उसे छत के कोने में वही काली परछाई नजर आई, जिसकी आंखें तपते हुए कोयले की तरह दहक रही थी। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। कमरे में अचानक चमेली की बहुत तेज और मदहोश कर देने वाली खुशबू फैल गई। वो साया आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया, लेकिन फिजा की गर्दन पर एक नीला निशान छोड़ गया, जैसे किसी ने उसे मजबूती से पकड़ा हो। अगले चंद दिन फिजा किसी गहरी सोच में रहने लगी। उसे ख्वाब आने लगे जिसमें एक बहुत ही वजीह और लंबा शख्स उसे कीमती जेवरात पहना रहा है, और उसके कान में धीमी मगर भारी आवाज में कहता है, फिजा, तुम सिर्फ मेरी हो, कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। जब वो सुबह उठती तो उसके तकिए पर अक्सर जंगली फूल पड़े होते, जो सिर्फ सनोबर के जंगल के गहरे हिस्सों में पाए जाते थे।
उसकी भूख प्यास खत्म हो गई और वो अकेले में बैठकर दीवारों से बातें करने लगी। शादी खत्म हुई और वो लोग लाहौर वापस आ गए, लेकिन वो साया फैजा के साथ ही आया। अब उसकी हालत ये थी कि वो आईने के सामने घंटों खड़ी रहती और खुद को देखकर मुस्कुराती। अगर कोई उसे टोकता तो वो बदतमीजी पर उतर आती और उसकी आवाज बदल जाती। एक दिन उसकी मां ने देखा कि फैजा कमरे में जमीन से 2 फुट ऊपर हवा में मुअल्लक है और उसके बाल छत के पंखे की तरह लहरा रहे हैं। घर में मौजूद कीमती क्राकरी और शीशे के सामान खुद ब खुद टूटने लगे, जैसे कोई नादीदा कुव्वत गुस्से में हो। फिजा के लिए उसके कजन अरसलान का रिश्ता आया। जिस दिन अरसलान के घर वाले बात करने आए, उस रात पूरे घर में कोहराम मच गया। अरसलान जब अपने घर वापस जा रहा था तो उसकी गाड़ी का पुरअसरार हादसा हुआ और वो बाल बाल बचा। इसी वक्त फिजा के कमरे से वहशियाना चीखें आने लगी। घर वाले जब अंदर पहुंचे तो देखा कि फिजा के हाथ से खून बह रहा था और दीवार पर खून से लिखा था, फिजा के पास आने वाला जिंदा नहीं रहेगा। जब घर के हालात काबू से बाहर हो गए तो फिजा के वालिद एक दूर दराज बस्ती से बाबा साईं को लेकर आए। बाबा साईं सफेद रीश, नूरानी चेहरे और गहरी आंखों वाले बुजुर्ग थे, जिनके हाथ में मौजूद तस्बीह का हर दाना किसी गैबी ताकत की गवाही देता था। जो ही बाबा साईं ने कमरे में कदम रखा, फैजा जो बिस्तर पर निढाल पड़ी थी, अचानक झटके से सीधी बैठ गई। उसकी आंखें जो पहले भूरी थीं, अब कोयले की तरह काली हो चुकी थी। बाबा साईं ने पानी पर दम करके जैसे ही फैजा के चेहरे पर छींटा मारा, पूरे कमरे में एक ऐसी चीख गूंजी कि खिड़कियों के शीशे थरथरा उठे। फिजा के नाजुक वजूद से एक भारी और दहाड़ती हुई मर्दाना आवाज निकली, बूढ़े, अपनी हद में रह, यह मेरी है। मैंने इसे सनोबर के जंगल में चुना था। यह मेरी मलिका है और मैं इसे अपनी बस्ती में लेकर जाऊंगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। कमरे में अचानक वहीं सड़ते हुए चमेली की बू फैल गई। बाबा साईं ने बुलंद आवाज में कलाम पढ़ना शुरू किया तो वो नादीदा वजूद फिजा को बेड से हवा में उछालने लगा। बाबा साईं ने जलाल में आकर पुकारा, तेरा ठिकाना कहाँ है नापाक। तब उस वजूद ने कहकहा लगाया जो किसी जानवर की घराहट जैसा था। इसका बाप इसे उस पहाड़ी घर ले गया था। वहां वो कदीम दरख्त जिसके नीचे ये अकेली बैठी चांद देख रही थी। मैं इसकी खूबसूरती और इसकी बेखौफी पर फरिफ्ता हो गया। अब ये इंसानों की नहीं, मेरी है। बाबा साईं ने घर वालों की तरफ रुख किया। उनका चेहरा पसीने से तर था। ये कोई आम साया नहीं, ये एक इंतहाई ताकतवर आशिक जिन्न है जो बरसों से इस कदीम दरख्त पर मुकीम था। फिजा की एक गलती, रात के इस पहर अकेले उस दरख्त के साये में बैठना, उसे इस जिन्न की अब्दी कैद में ले गई है। असल जंग तो अभी शुरू हुई थी। अगले कई रोज तक वो कमरा एक मैदान जंग बना रहा, जहां एक तरफ रहमानी कलाम की ताकत थी और दूसरी तरफ इस आशिक जिन्न की वहशियाना जिद। जब भी बाबा साईं तिलावत शुरू करते, फैजा का वजूद किसी लकड़ी की तरह अकड़ जाता और वो नादीदा कुव्वत दीवारों पर लगी तस्वीरें और आईने चकनाचूर कर देती। उस जिन्न ने फिजा के जरिए धमकी दी कि अगर उसे रोका गया तो वो पूरे घर को आग लगा देगा। एक रात तो हद ही हो गई जब फिजा की तड़पती हुई आवाज के साथ साथ पूरे घर में सनोवर के जंगल जैसी सर्द हवा चलने लगी और सहन में मौजूद पौधे पल भर में झुलस कर काले पड़ गए। बाबा साईं ने हिम्मत न हारी और एक कड़ा चिल्ला शुरू किया, जिसके दौरान फिजा के गिर्द हिसार बांध दिया गया। वो जिन्न चीखता रहा, मिन्नतें करता रहा और फिर गुस्से में गुर्राता रहा, यहां तक कि आखिरी रात एक हौलनाक धमाके के साथ कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक काली आंधी फजा के वजूद से निकलकर खिड़की के रास्ते सनोबर के दरख्तों की तरफ जाती महसूस हुई। फिजा बेहोश होकर गिर पड़ी। बज़ाहिर वो साया चला गया था, लेकिन फिजा के जिस्म से वो असरात तो कम हो गए, लेकिन वो अब पहले जैसी नहीं रही। वो आज भी आधी रात को उठकर खिड़की के पास बैठ जाती है और बाहर अंधेरे में किसी का इंतजार करती है। अरसलान से मंगनी टूट गई और फैजा की शादी कहीं नहीं हो सकी। लोग कहते हैं कि आज भी उसके कमरे से चमेली की खुशबू आती है
और कभी कभी पाजिब की आवाज़ सुनाई देती है, जो इस बात की अलामत है कि वो आशिक जिन्न अब भी उसके पास ही कहीं मौजूद है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।